आज की वीडियो में हम सल्तनत उस्मानिया के बानी उस्मान गाजी से लेकर अब्दुल हमीद तक का शजरा नसब की बात करेंगे। एक ऐसी सल्तनत जो दुनिया पर नमूदार होने के साथ ही यूरोप, एशिया और अफ्रीका में इतनी तेज़ी से फैली कि जिसकी कोई मिसाल नहीं मिलती। दोस्तों, हम देखेंगे कि उस्मानी सल्तनत को अरूज देने पर किन सलातीन का हाथ था और फिर क्या वाक़यात हुए कि ये सल्तनत ज़वाल पजीर हो गई, और फिर अब्दुल हमीद II को इस सल्तनत को बचाने के लिए किन मराहिल से गुज़रना पड़ा। आप दोस्तों से गुजारिश है कि वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें। 13वीं सदी ईस्वी में रूमी सल्जूकों पर मंगोलों ने मुकम्मल तौर पर कब्ज़ा कर लिया, जो कि अपने गवर्नेंस के ज़रिए इस इलाके पर हुकूमत कर रहे थे। मगर इन दूर दराज इलाकों पर मंगोलों की गिरफ्त बहुत कमज़ोर थी। उन्हें काफ़ी दुश्वारियों का सामना था। अगरचे मंगोलों के सामने सल्जूकी सल्तनत ने मुकम्मल तौर पर हथियार डाल दिए थे, लेकिन इन इलाकों में बसने वाले मुख्तलिफ सल्जूकी सरदार मंगोलों से लड़ते रहे और सल्जूकों ने मंगोलों को इन 10 मुख्तलिफ हुकूमती हलकों में तकसीम कर दिया। इनमें कई कबीले के सरदार उस्मान गाजी भी थे, जिन्होंने 1299 में अनातोलिया के शुमाली मगरब हिस्से में सगोत में उस्मानी रियासत की बुनियाद रख दी। उस्मान गाजी ने अपने ही दौर में बलीजे, जनी शहर और अनीगोल फतह कर लिए थे, जिस वजह से अनातोलिया की बाकी दूसरी 9 रियासतें भी उस्मान गाजी की फतवाहत को देखते हुए इनमें शामिल होना शुरू हो गईं। लेकिन बुरसा के तवील मुआसरे में उस्मान गाजी बीमार हो गए और सन 1324 में वफ़ात पा गए। उस्मान गाजी ने अपनी ही ज़िंदगी में अपने बेटे ओरहान गाजी को अपना जानशीन मुकर्रर कर दिया था। कहा जाता है कि ओरहान गाजी ने अपने ही भाई अलाउद्दीन को हुक्मरानी की दावत दी थी, लेकिन अलाउद्दीन ने अपने वालिद की वसीयत को देखते हुए इनकार कर दिया, बल्कि ओरहान गाजी के वज़ीर के तौर पर काम करते रहे। इसके अलावा उस्मानी फ़ौज को मजबूत करने में भी इनका बहुत ज़्यादा हाथ था। ओरहान गाजी ने बाग दौर संभालते ही अपने वालिद की रवायात को जारी रखा और कमज़ोर बाज़ंतीनी हलकों पर हमले जारी रखे, और फिर इसने बुरसा के बाद इस्मित और गोलीपोली के अहम इलाके भी फतह कर लिए। 1257 में ओरहान गाजी के बड़े बेटे सलमान शाह एक शिकार के दौरान वफ़ात पा गए और ओरहान खान के दूसरे बेटे मुराद वन सल्तनत उस्मानिया के तीसरे सुल्तान बने, जो कि ओरहान खान की बीवी नीलोफर से थे। इसके अलावा ओरहान खान ने एक बाज़ंतीनी शहज़ादी औरोडेरा से भी शादी की थी। मुराद खान अपनी सल्तनत को यूरोप तक फैलाने में कामयाब हो गए। इन्होंने एक बाज़ंतीनी शहर एनाडोफिया बहुत अहम था वो फतह किया और इस शहर का नाम एड्रीन रखा और इसे सल्तनत उस्मानिया का दारुल खिलाफा बना दिया गया, जो कि कुस्तुनतुनिया फतह होने तक उस्मानिया सल्तनत का दारुल खिलाफा रहा। और इसके अलावा मुराद खान ने बुल्गारिया और सर्बिया के हुक्मरानों को टैक्स देने पर मजबूर किया। मुराद खान ने उस्मानिया सल्तनत को 2 सूबों में तकसीम कर दिया था, एक में अनातोलिया, दूसरा यूरोप में बल्कान का शहर था। सुल्तान मुराद 1389 में सर्बिया की जंग बलकोसो में शहीद हो गए। मुराद खान के बाद इनके बेटे सुल्तान बायजीद सल्तनत के चौथे सुल्तान बने। सन 1396 में सुल्तान बायजीद ने बाज़ंतीनियों को एक शिकस्त दी और पहली दफ़ा कुस्तुनतुनिया का मुआसरा किया, लेकिन कुछ ही अरसे में ये मुआसरा तर्क करना पड़ा। इसकी वजह यह थी कि अमीर तैमूर एक बहुत बड़ी फ़ौज लेकर अनकरा की तरफ बढ़ रहा था और फिर इसके नतीजे में अनकरा के करीब इन दोनों में एक खूनखार जंग हुई और सुल्तान बायजीद ने अमीर तैमूर को कैद कर लिया और वो 1403 में इसी कैद में इंतकाल कर गए। सुल्तान बायजीद के बाद उनके बेटे 8 थे और उनमें जंग खाना शुरू हो गई और ये जंग 8 साल तक
مسلسل چلتی رہی اور اس کے بعد محمد ون نے ان پر قابو پا لیا اور سلطنت کے 5ویں سلطان بنے، اور پھر وہ اپنی موت تک یعنی کہ 1421 تک عثمانی سلطنت کو اکٹھا کرنے میں جٹے رہے۔ سلطان محمد ون کے بعد ان کے بیٹے سلطان مراد II اس سلطنت کے حکمران بنے۔ عثمانی سلطنت میں ان کے دو دور ملتے ہیں۔ ان کے دور میں عثمانی سلطنت نے اقتصادی طور پر بہت ترقی کی اور تجارت میں بھی بے پناہ اضافہ ہوا۔ کہتے ہیں کہ سلطان مراد اگر اپنے تمام سورس استعمال کرتے تو وہ یورپ کو فتح کر لے سکتے تھے، لیکن سلطان مراد 1444 میں بازنطینی حکمران کو ایک شکست دی۔ سلطان مراد کے بعد محمد II عثمانی سلطنت کے سلطان بنے۔ سلطان نے سلطنت کو سنبھالتے ہی اپنی نیوی اور توپ خانے کو مضبوط کرنا شروع کیا۔ اس کی وجہ قسطنطنیہ پر حملہ کرنا تھا، اور پھر سن 1453 میں سلطان محمد نے قسطنطنیہ کو فتح کر لیا، کیونکہ یہ شہر بازنطینیوں کا 303 سے دارالحکومت تھا، اور سلطان محمد نے بازنطینی سلطنت کا مکمل طور پر خاتمہ کر دیا۔ اس فتح کے بعد سلطنت عثمانیہ کا نیا دارالحکومت استنبول بنا دیا گیا۔ سلطان محمد کے وفات کے بعد ان کے بیٹے سلطان بایزید عثمانیہ سلطنت کے 8ویں سلطان بنے۔ سن 1492 میں عیسائیوں نے اسپین پر جب مسلمانوں کا خاتمہ کیا تو وہاں پر بسنے والے مسلمانوں اور یہودیوں کو وہاں سے نکلنے کا حکم دے دیا، تو بایزید II نے ان یہودیوں اور مسلمانوں کو عثمانیہ سلطنت میں پناہ دی۔ بایزید II کے بعد ان کے بیٹے سلطان سلیم I سلطنت عثمانیہ کے 9ویں سلطان بنے، اور انہوں نے اپنے 8 سال میں سلطنت کو اتنا وسیع کیا کہ کسی سلطان نے ان کو وسیع نہیں کیا تھا۔ انہوں نے سن 1516 اور 17 میں پوری مملوک سلطنت، جس میں مصر اور شام بھی تھا، اپنی حکومت میں شامل کر لیا تھا، اور اسی وجہ سے مکہ اور مدینہ بھی ان کے کنٹرول میں آ گیا، اور عباسی خلیفہ سے انہوں نے بہت سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے جڑی ہوئی چیزیں بھی حاصل کر لیں، اور عباسیوں اور عثمان سلطنت کے پہلے یہ خلیفہ بن گئے۔ سلیم I کی وفات کے وقت یہ سلطنت 34 لاکھ مربع کلومیٹر تک پھیل چکی تھی۔ سلطان سلیم کی وفات کے بعد ان کے بیٹے سلطان سلیم I اس سلطنت کے حکمران بنے اور دوسرے خلیفہ بنے، اور یہ اس پر سب سے زیادہ عرصہ گزارنے والے یا حکومت کرنے والے سلطان تھے، اور یہ 46 سال تک حکمران اور خلیفہ رہے، اور اپنی سلطنت کو سینٹرل یورپ تک لے جانے میں کامیاب ہو گئے۔ اس وقت سلطنت عثمانیہ اپنے عروج پر تھی، اور یہ تقریباً 3 براعظموں تک پھیل چکی تھی۔ سلطان سلیمان نے اپنے حرم میں سے ایک خاتون خرم سلطان سے شادی کی تھی، جو کہ اپنی سلطنت کی ایک طاقتور خاتون بن کر سامنے آئی۔ سلطان سلیمان I کے بعد ان کے بیٹے سلطان سلیم II 11ویں سلطان بنے۔ سلطان سلیم کی بیٹی کی شادی سلطنت کے وزیر رستم پاشا کے بیٹے سے ہوئی۔ سلطان کے وزیر محمد سکولو اور ان کی بیوی زیادہ تر سلطنت کے فیصلے کرتے تھے۔ دوستو، سلیم II سے عثمانیوں کا ایک طرح سے زوال شروع ہو چکا تھا۔ سلیم II سے لے کر 1656 تک اس سلطنت کو سلطنت وومنز بھی کہا جاتا ہے، کیونکہ اس وقت تک حکومت پر عورتوں کی بہت زیادہ اثر و رسوخ تھا۔ سلطان سلیم II کے بعد ان کے بیٹے مراد III سلطنت کے حکمران بنے، اور ان کی بیوی صفیہ سلطان کا بہت زیادہ اثر و رسوخ تھا، اور اس کے علاوہ محمد سکولو بھی سلطنت کے اہم فیصلے کیا کرتا تھا، اور اس کے باوجود اس سلطنت کو مشرقی اور مغربی سرحدوں پر بہت سی جنگوں کا سامنا تھا۔ مراد III کے بعد اگلے سلطان محمد III اس سلطنت کے سلطان بنے، اور جن کے بارے میں مشہور ہے کہ وہ اپنے 19 بھائیوں کو قتل کر کے تخت پر بیٹھے تھے، اور اس وقت سلطنت کے فیصلے ان کی والدہ صفیہ سلطان کیا کرتی تھیں۔ محمد III کے بعد ان کے بیٹے
सुल्तान अहमद वन 14 साल के उम्र में 14वें सुल्तान बने और उनकी हुकूमत के तमाम फैसले उनकी बीवी खुर्रम सुल्तान की तरफ से होते थे। दोस्तों, यहाँ तक ये सल्तनत बाप से बेटे में बहुत आसानी के साथ मुंतकिल हो रही थी। इसकी वजह यह थी कि सुल्तान के जितने भी बेटे होते थे वो आपस में जंग बंदी करते थे, लड़ते थे, और जो ज़्यादा ताकतवर होता था वो सल्तनत पर बैठता था। और इस वजह से जब अहमद वन सल्तनत पर बैठा तो उनकी बेगम खुर्रम सुल्तान की वजह से उन्होंने ये फैसला कालअदम करार दिया। मोहम्मद III के बेटे सल्तनत पर बैठे और उन्हें सुल्तान उस्मान II ने कत्ल करवा दिया और कुछ अरसे बाद वो भी कत्ल हो गए। सुल्तान अहमद के बेटे सुल्तान मुराद IV 17वें और सुल्तान इब्राहिम 18वें हुक्मरान बने। दोस्तों, यहाँ पर एक अहम बात ये है कि जो भी सुल्तान अहमद के बेटे हुक्मरान बने उनकी अपनी कोई हैसियत न थी, बल्कि कोसम सुल्तान उन पर हुक्मरान थी। और इसके बावजूद सुल्तान मुराद IV बगदाद को 1638 में इराक में यानी बगदाद फतह करने में कामयाब हो गए। अगले सुल्तान इब्राहिम की 3 बीवियों में से थे। सुल्तान मोहम्मद IV में 6 साल की उम्र में अगले सुल्तान बने और इस दौर में जब कोसम सुल्तान इस मामले में दखल अंदाज हुई तो उनकी वालिदा ने ये बात बर्दाश्त न की और कोसम सुल्तान को कत्ल करवा दिया। लिहाजा ये एक ऐसा दौर था जब उस्मानिया सल्तनत अपने ज़वाल के अरूज पर जा रही थी। उस्मानी अफवाज मुख्तलिफ मकाम पर अपनी जंगें हार रही थीं और सल्तनत के काफ़ी इलाके अपने दुश्मनों के हाथों में जा चुके थे और इसी वजह से उस्मानिया के अगले आने वाले सलातीन हुकूमत को संभालने में नाकाम हो रहे थे। और इसके बाद सुल्तान अहमद III की औलाद में से काफ़ी सुल्तान थोड़े थोड़े अरसे के लिए बने और इनकी कोई ज़ाती हैसियत न थी और हुकूमत के फ़ैसले करने में ये किसी न किसी पर डिपेंड करते थे और जिसकी वजह से सल्तनत कमज़ोर होती गई और दुश्मनों के लिए आसानी पैदा होती रही। अब हम सुल्तान अब्दुल हमीद II के पे आते हैं जो कि 34वें हुक्मरान और 26वें खलीफा बने। इनको वरासत में एक ऐसी सल्तनत मिली जो कि बहुत से मुश्किल हालात में थी और ये उस वक्त सुल्तान बने जब इनकी सल्तनत मुआशी तौर पर दिवालिया हो चुकी थी और फौजी तौर पर भी अपना दिफा न कर सकती थी और इसके साथ साथ उन्हें अंदरूनी तौर पर भी बहुत सी बगावतों का सामना था जिनमें सरफरत यंग तुर्क मूवमेंट थी। ये एक रिबलर जमात थी। इनका मकसद खिलाफत को ख़त्म करके एक आइनी सल्तनत कायम करना था। सन 1881 में फ्रांस ने ट्यूनीसिया और 1882 में अंग्रेज़ों ने मिस्र पर कब्ज़ा कर लिया था। दोस्तों, इनके बारे में एक ये मशहूर है कि 1901 में यहूदियों की तरफ से बैतुल मुक़द्दस के मुकाबले में इन्हें एक बहुत बड़ी ऑफ़र पेश की गई जिनमें उस्मानिया का सारा कर्ज माफ़ करना, उस्मानियों के लिए एक बेड़ा बनाना और 35 मिलियन सोने के सिक्के देना था और साथ ही उस्मानियों के सारे मसले हल हो जाने थे। लेकिन खलीफा अब्दुल हमीद ने ये ऑफर ठुकरा दी, लेकिन यहूदियों के गिरोह से मिलने से भी इनकार कर दिया। लेकिन मगरबी कुव्वतें उस्मानिया सल्तनत के खिलाफ और तुर्कों में खिलाफत के खिलाफ और एंडी हुकूमत के हक में भी हो चुकी थी और फिर आखिर 27 अप्रैल 1909 में यंग तुर्क मूवमेंट के दबाव में आकर सुल्तान अब्दुल हमीद को माजूल कर दिया गया। सुल्तान अब्दुल हमीद को उस्मानिया सल्तनत में एक बावकार और आज़ाद हुक्मरान में आखिरी हुक्मरान समझा जाता है। ताहम उनके भाई मोहम्मद VI आखिरी हुक्मरान थे। इन्होंने रिपब्लिक ऑफ तुर्की की बुनियाद रख दी। खिलाफत की बात करें तो अब्दुल अजीज़ के बेटे अब्दुल मजीद II आखिरी खलीफा थे। 1924 में इनको माजूल करके मुल्क बदर कर दिया गया और इन पर उस्मानी सल्तनत और खिलाफत का मुकम्मल तौर पर ख़ात्मा हो गया। दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए और दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए। वस्सलाम।